सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मैं हूं सादिया सैमसन। आपको जीत बहुत मुबारक हो। दिल हम टूट हो गया तीनों को मेरा, जीत बहुत दिल मुबारक टूट हो हो, गया मेरा, फैसल। कसम से। मतलब कि आई विश क्यों आपने भी पेशावर ली होती। मैंने देखिए कल कहा ये था कि ठीक है, अगर हार नहीं है तो हार नहीं सही, हार जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो समझ में ही नहीं आया। चलें, लीडर बोर्ड पे सादिया बहुत आगे दौड़ रही हैं भाई, सादिया आपको बहुत मुबारक हो। और दूसरे पायदान पे गफ्फार भाई मौजूद हैं, और तीसरे पे मैं और तनवीर भाई हैं। खैर जनाब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स मूव फर्स्ट टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। जनाब पीएसएल के तमाम, अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज नाउ, इट इज ऑन योर स्क्रीन। पीएसएल के तमाम सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन्स किसने स्कोर किए हैं? ऑप्शन ए है फखर जमान, बी है बाबर आजम, सी है रायली रूसो, डी है मोहम्मद रिजवान। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि इट वाज क्वेटा वर्सेस पेशावर, और पेशावर तवक्कुआत के मुताबिक जीत गया और क्वेटा तवक्कुआत के मुताबिक हार गया। आई लीव यू सादिया साहिबा विद द क्विकली हम अब आज के मैच की समरी की तरफ जाते हैं। आज क्वेटा ने पहले बैट किया, पहले बैट करते हुए उनकी जानिब से 154 रन्स बनाए, व्हिच वाज इजी पीजी फॉर पेशावर ज़ल्मी। एनीवेज मैच में हुआ कुछ यूं कि अपर ऑर्डर नहीं कामयाब रहा और अर्ली 2 विकेट्स गिरने के बाद जिम्मेदारी आ गई दीगर बैटर्स के ऊपर। तो हुआ कुछ ये कि आज हसन नवाज ने 37 रन बनाए 35 गेंदों पर। उनका स्टाइल थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि ही प्लेज अ लिटिल फास्टर, लेकिन उनको मुश्किलात थी, उनको विकेट पर रुकना भी था। ऑन द अदर साइड रूसो आज 26 रन बनाकर आउट हुए। नाफे स्टिल नॉट डूइंग वंडर्स फॉर द टीम, उन्होंने आज 20 रन बनाए हैं। और बाबर आजम आज 71 रन नॉट आउट रहे हैं। हारिस ने 35 एंड किए। मेंडिस जो है वो आज वैसे नहीं चले जैसे रेगुलरली चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली मेंडिस नहीं थे तो आज बाबर आजम थे। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करते हैं अगेंस्ट क्वेटा, तो मुकीम एक दफ़ा फिर से छाए रहे, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, बासत ने 3 विकेटें हासिल की। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ फॉर पेशावर ज़ल्मी अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग फेल्ड मिजरेबली और इस तरह से वो आज का मैच हार गए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो मैच जीतते तो पॉइंट्स टेबल पर कुछ उनके लिए एग्जिस्ट करने की सूरत हाल पैदा हो जाती। जी हाँ, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो भी बहुत बुरी है। पॉइंट टेबल में बात करेंगे, चलते हैं फौरन अपने पैनल के पास। तनवीर अहमद, अब्दुल गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। तनवीर भाई, स्टार्टिंग विथ यू। आज सारी चीज़ें एक तरफ रखें, एक लड़का वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे थे और उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया था। आज वो लड़का कल भी लीडिंग विकेट टेकर था और आज तो मजीद लीडिंग विकेट टेकर बन गया है। उसने आउट उनको किया है जिनको हम नेक्स्ट टैलेंट कह रहे हैं। सुफियान मुकीम पे कुछ फरमा दीजिए, बाकी तो फरमाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम भी उन्हीं प्लेयर्स में से है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि ये उन्हीं प्लेयर में से ना हो जो ज़ाया हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हालात मुझे ऐसे ही लगते हैं कि अब जो कोचिंग स्टाफ आया हुआ है, अब जो सिलेक्शन कमेटी आई हुई है, नज़र ये आता है कि बस अपने 2-4 जो पसंद के प्लेयर्स हैं, ठीक है, ऑलराउंडर्स हैं, सिर्फ वही चल रहे हैं, उन्हीं की क्रिकेट हो रही है बस। उसके अलावा ना किसी स्पिनर को खिलाना है ना कुछ। इसी तरीके से इब्रार को एक मैच खिलाते हैं, 2 बिठाते हैं, उस्मान तारिक को 1 खिलाते हैं, 4 बिठाते हैं, सुफियान मुकीम तो टीम में ही नहीं आता, ठीक है ना। तो मतलब इतनी परफॉर्मेंस दे रहा अगर वो लड़का, तो वो क्या तकलीफ़ है इनको कि उसको टीम में ना रखें। अपनी मर्ज़ी चलाते जा रहे हैं ये लोग और टीम बर्बाद किए जा रहे हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई बायलैटरल सीरीज़ होती है, लड़के मुश्किलात का शिकार रहते हैं हर वक्त, और वही उनकी बातें रहती हैं, हमें पूरे मौके नहीं मिलते, हमें क्यों नहीं खिलाते, खिलाना चाहिए हमें। ये अच्छी चीज़ है कि सुफियान मुकीम जो है वो सोशल मीडिया में आके ज़्यादा बात नहीं करता। शायद उसके जो समझाने वाले हैं वो बहुत काबिल लोग हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, जो ये समझाते होंगे कि भाई आप चुप करके खेलो, अपनी परफॉर्मेंस देते रहो, आप में जो एबिलिटी क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। ये पीएसएल आप देखें, आप शायद अच्छा परफॉर्म करो और वो कर भी रहा है। सिर्फ पीएसएल नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसने बड़ी ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस दी है। शाहीन्स की क्रिकेट हुई, वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस दी। इमर्जिंग जाता है, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जहाँ भी जाता है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हाँ, अगर
यहाँ ये मसले मसाइल भी शक्ल सूरत के हिसाब से वो नहीं, अगर किसी को पसंद आ रहा ठीक है ना, तो वो अब मेरी समझ से बाहर है, या वो चापलूसियाँ नहीं कर रहा, वो नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि सीधी बात है हम तो 2-2.5 साल खेले हैं, हमें पता है चापलूसियों के बगैर आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है, शायद ही हो सकता है उन चीज़ों की तरफ ना हो, तो मेरे ख्याल में उससे बेस्ट हल यही होता है, मारते रहो चमाटे मारते रहो, जितने मारने हैं सबको, लग पता जाएगा कि यार इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है ना। फिर दुनिया भी बात करती है, फिर हम जैसे लोग भी बात करते हैं, हर टीवी पे बात होती है, हर क्रिकेटर बात करता है, हर चैनल पे बात होगी कि यार सुफियान मुकीम के साथ क्यों जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो सबसे टॉप पे है। अब इन सबको पता चल गया है कि जितने बड़े हमारे चैम्पियन थे, ऑलराउंडर बैट्समैन भी वो दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, जितने भी थे चैम्पियन ऑलराउंडर वो भी दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को दबाने की कोशिश की थी वो दोनों सबसे ऊपर है, ठीक है, वो सारे सबसे ऊपर है, ठीक है। चलें आगे मौका मिलेगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सुफियान मुकीम ने सबकी बोलती बंद कर दी है, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम को जिस तरीके से लीड कर रहा है, जितवा रहा है, मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम ही वो बॉलर है, या नाहिद राना खैर चला गया, ये उन बॉलर्स में से जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है डिफेंड भी कर पा रहा है, जल्दी आउट भी कर पा रहा है, फिर टीम के लिए इजी भी हो रहा है कि वो रन चेस कर ले, कोई मुश्किल ना हो, जहाँ फंस रहा है वहाँ पे आउट भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अंधे को भी नजर आता है कि उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसको कंटिन्यू खिलाओ, उसको पाकिस्तान टीम से खिलाओ, हमारे पास स्पिनर नहीं है, हम ऑलराउंडर स्पिनर्स बैटिंग बॉलिंग इनके चक्रों में, ठीक है, हम अपने जेन्युइन स्पिनर्स को ज़ाया किए जा रहे हैं। ये इनको अब कुछ सोचना चाहिए। फॉर्म तो इफ्तिखार की भी लगी है। खैर चलें, आप बाद में बात करेंगे। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप के अराउंड हम बात कर रहे थे कि यार शादाब और कोई हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, और अबरार को हमने रिजर्व से बिठाया हुआ था, वी डिडंट मेक हिम प्ले, बट अदरवाइज हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आता था। आप उस्मान को लेकर आ गए, सुफियान अच्छा कर रहे हैं, वी हैव कपल ऑफ स्पिनर्स, इससे पहले हमारे पास नहीं थे, अब हम उन्हें यूज उस तरह से नहीं कर रहे हैं, एक तो ये बात है। लेकिन आपको लगता है कि पीएसएल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट सेट कर देती है अब नए आने वालों के लिए कि भाई पीएसएल में परफॉर्म करो, तुम्हें दीगर इंटरनेशनल लीग्स पिक कर लेंगी, और पाकिस्तान के सिस्टम में आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम जाया हो जाओगे इंतजार में ही। सो आई थिंक अब ये भी प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि लोगों की प्रायोरिटी, यंग प्लेयर्स की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, दे वुड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तानी टीम एनीमोर। बॉस लगातार चौथा तिग्गा, लगातार 4 मरतबा तीन। सिर्फ एक मशवरा है, और तमाम उन स्पिनर्स को, जिसमें मेहरान मुमताज़ भी शामिल है, जिसमें साजिद भी है, जिसमें नुमान भी है, जो बेचारे टेस्ट के बॉलर हैं तो T20 क्यों नहीं हो सकते, पाकिस्तान टीम में आने के लिए ना आपको सिर्फ एक काम आना चाहिए। आप चाहे 100 विकेटें लें या 10 विकेटें लें, आपको सिर्फ सुफियान मुकीम 2-3 छक्के लगाने आने चाहिए। आप ऑलराउंडर की कैटेगरी के करीब आ जाओ। मैं देखता हूं आपको कैसे टीम से बाहर निकालता है। सर इस टीम की जो खदोखाल बनाते हैं ना, जो हमारे हेड कोच हैं, सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने तय किया हुआ है। आप, मैं, तनवीर, सादिया क्या बातें कर रहे हैं, उन्होंने तय किया हम 8वें नंबर तक खिलाएंगे ऑलराउंडर, आप शेन वॉर्न दोबारा लेकर आ जाओ। वो खिलाएंगे ऑलराउंडर, क्योंकि उनकी सोच ही डिफेंस, चाहे वो ऑलराउंडर कुछ करे ना करे, चाहे वो ऑलराउंडर नाम होना चाहिए ऑलराउंडर। मैंने क्या कहा, उसका नाम ऑलराउंडर होना चाहिए। उसको बेशक बैटिंग ना आती हो, प्रॉपर मैच विनर ना, उसको बॉलिंग आती हो, सिर्फ उसके नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा हो। कल को फैसल, गफ़ार और शायद सादिया के आगे लिखा हो तो शायद हम भी खेल लें पाकिस्तान टीम से। मुझे कुछ ऐसी सूरत हाल। एक और बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना, जैसे मैंने आपसे बात की थी ना कि जो एक्सपर्ट हमारे बैठ जाते हैं टीवी पर आकर जो खेलते हैं, एक और चीज़ पे पाबंदी रखनी चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहे ही ना। आप किसी फ्रेंचाइज से वाबस्ता किसी अहम ओहदेदार को, क्रिकेटर को कम से कम 2 साल तक क्रिकेट बोर्ड में ना लाओ। वेरी वेल सेड। जो शख्स बैठकर सेटअप में बातें करता है कि बाबर आजम ये है, सऊद शकील ये है, मैं इसको जस्टिफाई करता हूं ना, प्रॉपर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना भाई, सऊद शकील प्रॉपर सिस्टम में होगा तो ये सब कुछ सही होगी। बड़े हैं, बाबर आजम को तो अब हम खिलाते रहेंगे। वही बंदा जब आपका चीफ सेलेक्टर बनता है सो कॉल्ड, और वही बंदा बाबर आजम को माइक हसन के साथ मिलकर नंबर 4 करता है, नंबर 3 करता है, वर्ल्ड कप की दवाई के असल जिम्मेदार ये लोग हैं। ये कैसे, आज रमीज राजा ने सबसे बड़ी बात की, जो आज पूरे मैच में एक पते की बात उन्होंने पोस्ट मैच में सिर्फ 1-2 जुमले बोले उर्दू कमेंट्री में। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है ना, वो पेशावर ज़ल्मी की जान है, और दूसरा उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट लगता है मिल गया है जिसकी वो तलाश में थे। रमीज राजा ऐसी बातें ऐसे नहीं कह देते, उसका कोई स्टेक नहीं पाकिस्तान के। अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं ये बताया, एक मिसाल देता हूं ना। देखिए, आप मेरी बात से एग्री करेंगे।
गफार भाई ने बात की उन सेलेक्टर्स की और सारे क्रिकेट से इन्वॉल्व। मैं जाती तजुर्बे से बात करता हूं आज, अपने जर्नलिस्ट की भी। आई एम सॉरी, वो कौन लोग थे जो बैठ के मुसलसल स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है। कौन से वो प्रोग्राम थे जिनमें बाजाब्ता कैरिकेचर हुआ है? वो बंदा सेमीफाइनल फाइनल में लेके गया और दो तो लोग ऐसे जो के बैठ के बता रहे हैं कि नसीम का बॉल बाहर स्ट्राइक रेट को भी आज एक्सपोज करता हूं। ये जो गोरख धंधा है ना हमारा स्ट्राइक रेट का, जितने लोग हैं ना, इनको ना गूगल करने आता है, ना सर्च करने आता है, ना क्रिकेट नॉलेज है, जीरो क्रिकेट नॉलेज। आज का मैच उठाएं फैसल आप, 154 रन का टारगेट था, बाबर ने मुश्किल विकेट पे 51 पे 71 किए। ये उस इनिंग से बहुत बड़ी है जो एक 250 के मैच पर आप 50 पे 100 कर दें। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, आप अपना जॉब करते हो, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनको आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पूरा प्रोग्राम बनाया है यार। मैं इसमें बड़ा थोड़ा डिटेल से मैं जवाब जी जी जी। देखिए, जिन जर्नलिस्ट की मैं उसमें क्रिकेटर्स भी अपने इंक्लूड करता हूं, ठीक है, ये सारे जो है ना, ये किसी मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं भाई। कुछों को मकसद दिया जाता है, ठीक है, कि यार ये टारगेट है, ये बंदा है, इसके पीछे लग जाओ, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम बच्चे थोड़ी है यार, सब चीजें नजर आ रही होती है। क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना है, लोगों को खुश करना है, जाना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है, ये सब चीजें चलती हैं। उसके बाद मैं बार बार बोलता हूं, ये क्रिकेटर जर्नलिस्ट के बगैर नहीं चलता, जर्नलिस्ट क्रिकेट के बगैर नहीं चलता। आपका क्रिकेटर, मैं अपने क्रिकेटर के हिसाब से बात करूं, घबराता है जर्नलिस्ट से कि हम इसके खिलाफ चले जाएंगे, हम इसको सलाम दुआ नहीं करेंगे, वो हमारी अंदर की बातें निकाल के लेके आ जाएगा। सारे तो लेके क्रिकेटर चल रहे होते हैं, कभी कहां बुलाया हुआ होता है, कभी किधर बुलाया हुआ होता है कि हम इसको, इनके, ये हमारे खिलाफ कोई बातें ना करें। तो फिर कैसे क्रिकेटर क्या बोलते हैं उनके खिलाफ जाएगा? कितनी चीजें जर्नलिस्ट, जिस तरह अभी आपने बोला, मैं तो इनके पीछे पड़ा रहता हूं ना कि भाई आप कैसे जर्नलिस्ट हैं। मैंने तो वो जर्नलिस्ट के बारे में सुना है या उनको उनका देखा है कि मैं तो ये समझता था भाई सही रिपोर्टें ये देते हैं, ठीक है, जो जेन्युइन चीजें होती है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जिस दिन से ये सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है ना, व्यूज 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 के चक्कर में, उसके बाद सिलेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। कौन है सिलेक्टर्स? क्या उन्होंने गुल्ली डंडा खेली है? क्रिकेट नहीं खेली हुई सिलेक्टर्स ने। 70 75 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। उन लोगों को लाके सिलेक्टर बना देते हैं जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई सोच नहीं, जिनका कोई वो कुछ भी नहीं, उनकी परफॉर्मेंसेस, कभी हेड कोच, कभी सिलेक्टर, कभी डायरेक्टर, कभी क्या। तो भाई जब इस किस्म के लोग आएंगे तो क्या होगा? हमेशा वो बंदा, चाहे जिस जगह पे भी उसको नौकरी देंगे, अगर वो उसके काबिल नहीं होगा तो वो वहां पे रह के अपनी सेटिंगें करके अपने आप को चलाने की कोशिश करेगा। जब आप सेटिंगें करके चलाने की कोशिश करेंगे तो आप 100% सही काम कर ही नहीं सकते। उसके बाद आप माइक एसन की बात कर लें। जिस दिन माइक एसन आया था, मैंने उसी दिन बोला था ये टीम बर्बाद कर देगा। क्यों? उसने आते ही बोला मैं T20 क्रिकेट के अंदर ना ऑलराउंडर्स लेके आऊंगा। ओ भाई, ये कौन से ऑलराउंडर्स लेके आ रहे हो? अगर चले जी आपने बड़ा कोई नई सोच, नई विजन था आपका, जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था, जो न्यूजीलैंड, जो इंडिया, जो इनके पास नहीं था, जो आपके पास था, भाई क्या हुआ? आपने बर्बादी फेर के रख दी। आपने जेन्युइन स्पिनर्स बाहर कर दिए, आपने बैटिंग की बर्बादी फेर के रख दी पाकिस्तान टीम की। जो ओपनर उसको मिडिल ऑर्डर, जो मिडिल ऑर्डर उसको ओपन, ठीक है। बाबर आजम की जो आपने बात की है ना, ये हमेशा याद रखें, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जिसकी रेपुटेशन होती है, वो वहां पे हंसता खेलता है जहां पे उसको इज्जत मिलती है। मैं आज भी कह रहा हूं, जब ये कप्तान था ये रिलैक्स था, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं अपनी मर्जी से टीम बना रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं, मैं सब कुछ है। जहां पे आपने उसकी धजियां फेरनी शुरू की, आपने उसको मेंटली गिराया, वो गिर गया नीचे। अब पेशावर ज़ल्मी में वो कप्तान बना हुआ है। आप सब कुछ चीजें देखें, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान टीम में नजर आता है आपको? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। कैचिंग करता है, फील्डिंग करता है, हंसता है, खेलता है, सब कुछ होता है। जो बैटिंग वो यहां पे कर रहा है, जिस दिन वो कप्तान बनता है ना, वो हर चीज अपने कंधे पे लेके चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है उसकी खेलते हुए। तनवीर भाई ने जो बात की है ना, सादिया, मैं आपकी इजाजत से हम एक बार फिर जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब एक्सपोज करना बड़ा जरूरी हो गया। हम और आप क्यों बैठ के रोते हैं यार पाकिस्तान टीम फिर हार गई, पाकिस्तान टीम फिर हार, उसके पीछे कोई वजह है। गफ्फार भाई आपको बहुत अच्छी तरह पता है, वही लोग जिन्होंने एक हवा बनाया कि स्ट्राइक रेट नहीं है, तेज नहीं खेलता, स्लो खेलता है, खैबर मेल है, फला ढिमका, ये वही लोग थे जिन्होंने जब इसमें सॉरी एक चीज ऐड कर दूं, इसमें आपके लेजेंड्स भी हैं। जी, जिनमें जब सरफराज था उसको हटाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। मैं अपनी ही इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, छोड़े क्रिकेटर्स को, आप छोड़ें, एक पूरा माहौल बनाना। मुझे एक बात बताया गफ्फार भाई, इंडिया ये पहचान गया है कि यार, उन्होंने शायद अपने जर्नलिस्ट को कह दिया कि यार अब पीछे हट जाओ, हमारी क्रिकेट परवान चढ़ेगी तो आप भी परवान चढ़ोगे, हमारी क्रिकेट पॉजिटिव होगी आप भी पॉजिटिव हो गए। हम ये बात नहीं समझ पाए अब तक।
सरफराज की टांग खींचने से लेकर बाबर आजम की टांग खींचने तक सरे फहरिस्त रहे हम, और आज जब हमारी टीम कुछ नहीं कर पाई तब सब कह रहे नहीं यार देख लेते सलमान अली आगा को, एक सीरीज और देख लेते, एक सीरीज और देख लेते। तबाह बर्बाद कर दिया इसमें सर। देखिए आपका जो इस वक्त सारा क्रिकेट का मामला है ना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ डिसीजन मेकर्स की, जो मैंने बात की आपसे कि जो शख्स फ्रेंचाइज से वाबस्ता रहते हैं और उनकी कुछ सोच रिटर्न ऑन द वॉल होती है कि यार ये यही बोलते रहे हैं, इनकी यही सोच है, आप कैसे उनको अगले महीने क्रिकेट में लेकर आ गए? उन्होंने अपनी मनमानियाँ की, अपने डिसीजन लाकर इन टीमों पर जो है ये मोहम्मद रिजवान भी इसी तरह आपने उनको भी उसी तरह डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल, वो प्रॉपर आपके वर्ल्ड क्लास ओपनर। मैं अभी जो हम बात कर रहे थे बाबर आजम के, अगर स्टैट्स उठा के आप देख लें ना, 12,000 रन, 4,000 रन, मोस्ट फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। उसके बाद 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है T20 के इस वक्त, फास्टेस्ट टू 2000, फास्टेस्ट टू 2500। ये मजाक में बनते हैं रन? ये कोई EA स्पोर्ट्स हो रही है? उसमें कहा जाता था अपनी मर्जी की बनवाते हैं, पिच तो रन बनाते हैं। एक और ऐड कर ले, 1000 भी, 3000 भी, 4000 भी। इसमें एक और चीज आप याद रखिए, ये जो स्ट्राइक रेट है ना, ये सबसे एक अननेसेसरी डिबेट है जो कि स्टार्ट की गई है। मुझे एक बात बताएं, कितने मैच पाकिस्तान 250 रन बनाता है? 180, 190। आपने 200 चेस किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, किसने सेंचुरी बनाई थी? बाबर ने। खड़ा कौन था साथ? रिजवान। आपने कराची के अंदर, मैंने नेशनल स्टेडियम में वो खुद मैच कवर किया जहां आपने 9 विकेटों से मैच जीता, 199। वहां कौन आपको मैच जिता रहा था? बाबर आजम। ये सिर्फ पता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज इस बात को आप सब लिख कर ले लें, चाहे T20 है, चाहे वनडे है, चाहे टेस्ट है, पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त जीता है पिछले 5 साल में जब बाबर रिजवान ने रन्स किए हैं। जब क्योंकि मशीन नहीं है, फ्लॉप होते हैं, बिल्कुल आपका फेलियर भी आता है। हमारे पास और कुछ है ही नहीं। फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कुछ फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि सारे फॉर्मेट नहीं खेलता, जहां उसने कुछ इम्पैक्ट इनिंग्स खेली हैं। निकाल कर देख लिया फखर जमान का भी T20 का स्ट्राइक रेट, क्या वो 170 से खेलता है? 135 है उनका भी स्ट्राइक रेट। सलमान अली आगा कैसे 112 के स्ट्राइक रेट पर पाकिस्तान टीम में आ गए थे? ये सब हमारी क्रिकेट, जो आपने फैसल बात की ना, आई एब्सोल्युटली एंडोर्स दिस। ये जो आपके अमाल होते हैं ना, ये सब वही आपके सामने आते हैं। हमें पहले अपने फ्रॉड खत्म करने पड़ेंगे, फ्रॉड तज्जिए, फ्रॉड रेटिंग, इस चक्कर में जो बातें हम करते हैं तब आपकी क्रिकेट ठीक होगी, वरना ये मकसद अमल है। आपकी क्रिकेट बर्बाद स्टेक होल्डर्स ने मिलकर की है, और जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, बतौर कौम, बतौर एनालिस्ट, बतौर सोशल मीडिया, ये ऐसी बर्बाद हमारी क्रिकेट क्यों बर्बाद हुई और बाबर आजम के पीछे क्यों पड़े? व्यूज के चक्कर में, डॉलर्स कमाने के लिए, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है। बात उससे ऊपर भी है। नहीं उससे ऊपर है, मुझे पता, उससे ऊपर भी है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं सुन ले, मैं बताता हूं ना आपको, ठीक है? फ्रेंचाइज छोड़ने के बाद जो बाबर आजम का हाल किया वहां के लोगों ने, ठीक है ना, उससे पहले जो खेलता था उस टाइम कोई उसकी बुराइयां नहीं करता था, ठीक है ना? ये सब मिले हुए, ऊपर भी चलता रहा, सब होता रहा। मैं ये बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको ये पता चला क्रिकेट की अली बे, उनको नहीं पता। जो क्रिकेट भी खेले वो भी इसके दजियां उड़ाते रहे। सिंपल सी बात है यार, इंडिया से व्यूज लेने थे, डॉलर्स लेने थे, सब कुछ कमाना था, तो व्यूज आते तो पैसा मिलना था, ठीक है ना? उसके बाद सबसे मेन चीज और बड़ी बात, ठीक है, इसकी शोहरत किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुई। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। और सरफराज की जो आपने बात की थी, उससे पहले सरफराज भी, मैंने तो खुला बोला था ये जीता है क्योंकि जहां का इसका डोमिसाइल बना हुआ है ना, वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि यहां का बंदा चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, अब इसको गिराओ किसी तरीके से। भाई इसके ऊपर अभी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। ऑल्सो वी हैव टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट शामिल एज वेल एंड ओपनर्स रोल इन क्वाइटा ग्लैडिएटर्स आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back again। और ब्रेक पर जाने से पहले एज आई सेड कि वील टॉक अ लिटिल बिट अबाउट क्वेटा's बैटिंग। क्या क्वेटा को आज बैटिंग में कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए थे? इफ दे हैड शामिल, क्या शामिल को ऊपर आना चाहिए था? ऑल्सो उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा था, तो एज वी सेड फॉर हैदराबाद, एज वी सेड इट फॉर रावलपिंडी, इसके भाई आपको कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना अगर आपको इस PSL में वापस आना है, या इसी तरह से आप हारते रहेंगे। तो आई एम गोना गो स्ट्रेट टू गफ्फार भाई फॉर दिस। मेरा सवाल ये है कि क्वेटा को चेंज नहीं करना चाहिए था भाई। ये एहसन अली कहां से ओपनर आ गए? शामिल हुसैन 2 मैचों में ओपन करने के बाद कहां से नीचे चले गए? मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये PSL नहीं हो रहा, ये कोई पता नहीं क्या है, कोई टेस्टिंग लैब है ये।
कि जहाँ पे तजर्बात हो रहे हैं, आज तुम ऊपर चले आओ, आज नीचे चले आए, आज यहाँ चले आओ, वहाँ चले जाए, मजाक हो रहा है। Yeah. छठा मैच है फैसल, चौथा ओपनिंग पेयर। बताओ। ख्वाजा नाफे के ऊपर भी हमने डिस्कस जी किया हाँ। था, जी, ऊपर जी, आए, आज नीचे। शामिल हुसैन को आपने इसी तरह किया, रायली रोसो के साथ भी आपने ये चीज़ की, और ये हर साल तकरीबन कोयटा कर रहा है। लास्ट सीज़न भी इनका बहुत मतलब लास्ट सीज़न अच्छा गया था, उससे पहले 2 सीज़न बहुत डिजास्टर थे, लास्ट सीज़न में रिकवर कर गए थे। इस साल मेरी तो बहुत उम्मीद थी इस टीम से कि इनका जो स्पिन अटैक है वो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है ऑन पेपर, तो ये कुछ करेगा। लेकिन इनकी टीम में कंसिस्टेंसी फैसल कैसे आएगी जब आप शामिल हुसैन जैसा प्लेयर जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं बतौर ओपनर, इंटेंट की बात करें, वो कैसे मिडल ऑर्डर में आ सकता है आज के मैच में? और किस तरह से आपने जो है वो 5 साल बाद जो है एहसान अली आज जो है ना वो कोयटा से खेले, उससे पहले खेले थे, फिर ये इंजर्ड हो गए। कश्मीर प्रीमियर लीग का इनका सीजन मुझे याद है जो हुआ था, वहाँ पे आखिरी मरतबा इन एक्शन दिखाई दिए थे। फ्रॉम नो वेयर ही यू नो बिकम एज अ ओपनर। सो आप कर क्या रहे हैं? आप पहले ही मैचेस हारे हुए हैं, और इस बार याद रखिए कि 6 नहीं 8 टीमें हैं, इस बार तो आपको 4 टीमों को बीट करना है, और ऑलरेडी अब आपके मतलब सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं 6 मैचों के बाद। सो अच्छी खासी इनकी टीम बन सकती थी इस सीज़न के अंदर अगर ये अपनी कंसिस्टेंसी लेके चलते। लोग पेशावर ज़ल्मी, हारिस बाबर, मेंडिस, फिर उसके बाद उनको अपने जो तब्दीलियाँ करनी वो स्ट्राइक रेट के लिहाज से या मैच सिचुएशन के लिहाज से, नीड के लिहाज से आप करते हो। बट ये किस किस्म के चेंजेस है कि ओपनर 5वें पे आ जाए, नाफे एक मैच में 3 पर आए, दूसरे 5 पर आ जाए, अनबिलीवेबल। मतलब ये अपनी गलतियों से नहीं सीखा है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। तनवीर भाई, गफ्फार भाई, जो बात कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करके बताऊं, कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये मसला है पिछले कोई 4 जब से हम देख रहे हैं 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं कि दे कीप ऑन, या तो उनके पास कोई बकेट पे बैटर रखा हुआ होता है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या फिर जो उनका ऑर्डर होता है वो उसको कंसिस्टेंटली शिफ्ट अराउंड करते रहते हैं, ये उनका मसला रहता है। और फिर वो बहुत जल्दी मेरे ख्याल में डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं अपने ही प्लेयर्स से, और एकदम से उनको लगता है कि यार अब मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। व्हाई इज दैट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस बात से पहले अगर हम कोचेज़ की बात करें ना, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ अरसे पहले हमने देखा कि जी सरफराज अगर कुछ नहीं कर रहे थे तो उनको हटाने की बातें शुरू हो गई थी। फिर ये पता चला कि जी शेन वॉटसन अगर आ रहे हैं तो मोइन खान, उनको हटाने की बातें हो रही थी, उनको हटा दिया गया, उनको आई थिंक एक आध सीज़न के लिए डायरेक्टर भी बना दिया गया। वो हेड कोच थे, कौन? शेन वॉटसन। शेन वॉटसन हेड कोच थे ना, ठीक है। फिर मोइन खान उनको हटा दिया गया, फिर उसके बाद शेन वॉटसन चले गए, अब दोबारा मोइन खान वो आ गए, ठीक है ना। तो कोचिंग स्टाफ के भी इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जब एक ही कोचिंग स्टाफ ज़रा चलता रहेगा फिर उसके बाद जाके जो है आपकी टीम सेटल भी होती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कुछ पसंद नापसंद की चीज़ें भी मुझे चलती हुई कुछ नज़र आती हैं कि शायद ये रीज़न है, क्योंकि आज शामिल हुसैन की अगर हम बात करते हैं, भाई ये वही बच्चा ना यार जिसने दोनों मैचेस में जाके पहले उसने 50 किया एज ओपनर, ठीक है। फिर वो किसी वजह से इंजरी या बीमारी की वजह से वो नहीं खेल सका। अगर अब वापस आया था तो क्या मकसद था उसको 5वें नंबर पे भेजने का? मैं वही बात एहसन कर रही अली थी को कि क्या रावलपिंडी और हैदराबाद ने जो चेंजेस किए उसका दिमाग लड़ाया उन्होंने कि उनको कुछ चेंजेस करने चाहिए? व्हाट हैपेंड इन देयर माइंड? देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जहन में चीज़ें हैं ना वो शायद हम टीवी पे बोल नहीं सकते। हम हमारे जहन में जो चीज़ें आती हैं ना वो हमें पता है वो क्या चीज़ें जहन में हमारी चल रही हैं, लोग वो समझते भी हैं। वो ऐसी चीज़ें अगर हम बोलेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है, मुश्किलात पड़ जाती है, ठीक है ना। कि क्या है कि क्यों इसको 5वें नंबर पे भेजा गया, क्यों उसको ओपनर जो है वो खिलाया गया, ठीक है। मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो हेड कोच से है, मेरा मोइन खान उनसे सवाल है, मेरा कप्तान सऊद शकील से सवाल है कि भाई आप दोनों बैठ के सिलेक्ट करते हैं ना, कोच होता है और कप्तान होता है, बैठ के टीम सेलेक्ट करता है, कोई तीसरा बंदा तो नहीं है इन्वॉल्व? क्या ऑनर भी इन्वॉल्व है? क्या ऑनर भी बैठ के टीम सेलेक्ट कर रहा होता है? अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आप दोनों हैं। वैसे हारिस शोर के सऊद शकील टीम सेलेक्ट करते होंगे। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, उसकी तो T20 में भी जगह नहीं बनती है ना, उनकी कोयटा की टीम में जगह नहीं बन रही, ठीक है। तो अगर ऑनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कोच और कप्तान है, तो फिर कोच और कप्तान जो है वो कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि एक बंदा जो पहला मैच खेल रहा आप उसको ओपन खिला रहे हैं, और जिसने पहले दो मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके 250 किए, आप भी उसको मिडिल ऑर्डर का प्लेयर बनाना चाह रहे हैं क्या? बताएं कि ये जो नंबर लगाते हैं, बैटिंग ऑर्डर लगाते हैं, टॉस हो गया जी कोयटा की, अब बैटिंग है, अब वो जो नंबर लगाना है ये किसका काम है, किसका होना चाहिए, कर कौन? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये नंबरिंग का जो सिस्टम होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि आज विकेट ऐसी हम आपको भेज देंगे उस नंबर पे, आज बाउंसी विकेट है तो हम नहीं, ऐसा नहीं होता। नंबर आपके सेटल होते हैं,
हमेशा मैच की सिचुएशन के हिसाब से नंबर ऊपर नीचे होता है। ओपनर तो जाते ही जाता है, चाहे रेड़ा विकेट है, चाहे बाउंसी विकेट है, चाहे जैसा रेगिस्तान है, चाहे समंदर है, चाहे पानी है, कुछ भी है। ओपनर ने जाना ही जाना है। उसके बाद जाके अगर आप कहते हैं कि ऐसी विकेट है, ऐसा ब्रेक हो रहा है या बाउंस हो रहा है, उस हिसाब से अगर लेफ्ट हैंडेड भेजना है जो ऊपर नीचे शफल कर दिया, नंबर आपका एक होता है। प्रॉब्लम यह है कि जो T20 का प्लेयर ही नहीं है, कप्तान, वो अपना नंबर नहीं छोड़ रहा। वो ख्वाजा नाफे को कभी 5वें पे भेज देता है, कभी तीसरे पे भेज देता है, कभी शामिल अब बीच में चला गया। मतलब आप जो शामिल हुसैन अब जो थोड़ा सा हमें बेहतर खेलता हुआ नजर आ रहा है एज अ ओपनर, मतलब आप उसकी भी अब क्रिकेट बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उनसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि आपके हेड कोच कोयटा ग्लैडिएटर के और जो कप्तान है, इनसे बंदा सबसे पहले पूछे कि भाई कैसे ये 5वें नंबर पे आगे इसने बैटिंग कर दिया और एहसान अली ऊपर आ गया। जी आप ऐड कर लें, ये भी बताइएगा व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑप्शंस कोयटा के पास होते साउथ शकील अगर उनको कैप्टन ना कर रहे होते तो। इसका मैं जवाब देता हूँ ना कि एक चीज़ मुझे ध्यान में आई थी, मैंने इसको फौरन कंफर्म किया कि PSL जब शुरू हो रहा था उससे पहले कोयटा ने एक ट्रेड की थी, और ट्रेड में उन्होंने कौन से प्लेयर भेजे थे मुल्तान सुल्तान में? फैसल अकरम और अरफात मिनाज। वर्दी पॉइंट टू डिस्कस कि ये दोनों प्लेयर्स वहां पर अब क्या कर रहे हैं, और इसके बदले इनको जो मिले थे वो अहमद दानियार और जहांजेब सुल्तान। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये ट्रेड जो की गई थी, स्पेंसर जॉनसन नहीं आए, ये हर टीम को प्रॉब्लम हुआ। जेम्स विंस देखिए आए भी तो अभी तक खेले नहीं, क्योंकि जाहिर बात है आप पेशावर ज़ल्मी ने देखे स्टैंडर्ड कैसे सेट किया है कि उनके पास चूंकि कुशल मेंडेस अच्छा कर रहे हैं, ब्रेसवेल अच्छा कर रहे हैं, उनके पास एक दो और अच्छे ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं जेम्स विंस आते ही खेलने शुरू हो गए। इट मींस कि पेशावर ज़ल्मी ने उनके आने से पहले अपने आप को सेट कर लिया था। आई सीरियसली क्वेश्चन दिस ट्रेड जो हुई है ना, कि अगर आप देखें तो ये दोनों लड़के वहाँ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फैसल अकरम के हम सब फैन है, किस तरह का वो बॉलर है, एक मिस्ट्री बॉलर है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 2 अच्छे स्पिनर हैं, बट आप कभी भी अपने ऑप्शन बंद नहीं करते, आप अपने ऑप्शन रखते हो। खासतौर पर अरफात मिनाज तो एक ऑलराउंडर की तरह खेल सकता था। सो अगेन डेप्थ रावलपिंडी की तरह दूसरी टीमों की तरह जो है ना वो स्पिनर भाई ब्रेक पे जाना है फौरन से। आपने स्पिनर की बात की, मैं समझिए आप बात क्या कर रहे हैं। मिस्ट्री स्पिनर की बात हो रही है, तो मिस्ट्री स्पिनर का मिस्ट्री कहां चला गया है? एक ब्रेक के बाद इसी पे करेंगे बात, रहिए हमारे साथ। आधा बढ़ वेलकम बैक अगेन। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स करती है हमेशा अपने प्लेयर्स के साथ। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो बात हो ही रही है, ज़रा कल के मैचेस का भी हम फौरन जिक्र कर लेते हैं। वी हैव गॉट अबाउट 5 to 6 मिनट्स इन दिस सेगमेंट। तो हम 2 मैचेस हैं कल। कल हैदराबाद का मैच है, पिंडी से होने जा रहा है, कराची का मैच है, इस्लामाबाद से होने जा रहा है। तो सीधा गफार भाई की तरफ चलते हैं। पहले तो पूछ लेते हैं कि क्या पिंडी कोई चेंजेस करने वाली है? हमने एक वीडियो देखी थी ना, नसीम इज काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, तो क्या है चांसेस? एंड एट द सेम टाइम कराची किंग्स क्या कोई चेंजेस करने जा रही है? आ गया वो मैच। इस मैच के ऊपर बड़ी मीम्स बनी थी कि ये दोनों टीमें जब हार रही थी कि इस दिन को एक तो जीत जाएगा, लेकिन हैदराबाद और आई थिंक उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर रावलपिंडी जो पहली डाउन एंड आउट है उनको हरा कर 6 पॉइंट्स कर लें, और 6 पॉइंट्स अगर हैदराबाद ने कर लिए, दे आर ट्रूली बैक इन द प्लेऑफ रेस। नसीम शाह के ऊपर इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उनकी इंजरी थी, अगर कोई ऐसी चीज होती तो वो जरूर बताते। उल्टा उनके कैंप से एक और इंजरी खबर आ गई कि पहले जमान खान अनफिट होकर बाहर हुए, फिर नसीम अनफिट हुए, अब जल्लाद खान जो उनके एक और फास्ट बॉलर है वो भी अनफिट है और उनका फिटनेस टेस्ट होगा। तो ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर रावलपिंडी राइट नाउ। और आई थिंक हैदराबाद के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि जिस तरह का उनका एक कमबैक हुआ है। अगर ये मैच वो जीतते हैं, 6 पॉइंट उनके हो जाते हैं, तो देखिए उनके साथ वो आ जाते हैं सीधा सीधा फिर चौथे नंबर पे कराची किंग के साथ। तो हैदराबाद ट्रूली बैक इन द प्लेस प्लान में या नहीं है? पिछले मैच में तो शर्जील खान नहीं थे। शर्जील खान को मानस लबोशैन के आने के बाद मेरे ख्याल में उनका नंबर कुछ इस तरह का है, शायद वो आइडियल पोजीशन तो उनके लिए नहीं थी। उन्होंने एक अच्छा रोल तो एक जगह प्ले किया, लेकिन वो जिता नहीं सके। इस वक्त आई थिंक हैदराबाद का जो कॉम्बिनेशन बना है, मुझे नहीं लगता कि उसको छेड़ेंगे। ओके तनवीर भाई, क्या करेगी कल पिंडी जीतने के लिए आफ्टर 3 अनफिट्स? दुआ, कुछ ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, 100 करना पड़ेगा किसी को, मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ेगी। है उनके पास बॉलिंग में अगर हम देखें फास्ट बॉलिंग में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। एक आमिर है, वो भी मुझे फिट नहीं लगता, वो भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नज़र नहीं आ रही।
स्पिन अटैक भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो उनको स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। कोई पता नहीं है, शायद कल का मैच कोई एक ही चांस है जीतने का, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करो, जो कि ज़्यादातर सब टीम्स कर रही हैं। ठीक है, इस पर भी मुझे एक बात याद आई थी, ये भी मैंने बोलनी थी कि मतलब ये भी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए ना कि आप टॉस जीतें और पहले फील्डिंग कर लें। मतलब कहीं ना कहीं जाएं तो सही, कि कोई ऐसी सिचुएशन तो हो या ऐसी विकेट तो बनी हो कि आपको पता ना चले, ठीक है ना। तो यहाँ तो जो भी ज़्यादातर टॉस जीत रहा है फील्डिंग करो, और उसकी परसेंटेज भी यही है, जो टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग करके बाद में रन्स भी चेस कर रहा है और जीत भी रहा है। तो फिर रिजवान की भी कोशिश यही होनी चाहिए, टॉस जीत जाए, जीत के मुझे लगता है फील्डिंग ही करेगा। फील्डिंग के बाद अगर 160-70 रन अगर बैटिंग में क्या मशवरा देंगे रिजवान को? देखिए अच्छा प्लेयर है यार, मैं तो ये समझता हूँ कि उसको ना इन्होंने मेंटली बहुत ख़राब कर दी है, पता है। ये तो अब एक तो उसकी टीम भी नीचे गिर गई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसकी अपनी ऊपर भी प्रेशर है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। या कोशिश ये करे कि अब जो बाकी मैच रह गए उसमें थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आके कुछ रन्स करने की कोशिश करे, ऊपर तो उससे बिल्कुल नहीं। तनवीर एक सवाल मेरा, क्योंकि बाबर रिजवान इस टूर्नामेंट में सेम पोजीशन से एंटर हुए थे, लेकिन जिस तरह बाबर का राइज परफॉर्मेंस, क्या आपको लगता है कि रिजवान, हालांकि वो भी कैप्टन है, क्या कुछ ऐसा हुआ है कि वो कैप्टन बनकर एक टीम में आकर भी उस तरह से, हालांकि बहुत एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक के भी बहुत सीजन प्लेयर हैं, क्या सिलेक्शन के मतलब की नहीं हुई है, टीम क्लिक नहीं कर रही है, बड़े प्लेयर्स ने लेट डाउन किया है, या जैसे मैंने बहुत दफ़ा कहा कि बिलिंग्स, डैरन मिचेल को इतना नीचे खिला रहे हैं, स्ट्रेटजी ठीक नहीं है? देखिए अब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि रिजवान के पास अब कप्तानी नहीं है, कप्तानी तो वो कर ही रहे हैं ना, अब हर चीज़ पावर भी होगी, पावर भी अब उनकी, हर चीज़ उनकी मर्जी की भी चल रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि देखिए बाबर इस वजह से क्लिक कर गया है क्योंकि वो एक तो वो सीधे बल्ले से खेलता है, टेक्निक भी उसकी बेहतर है, अच्छी है, और उसकी टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लस वो कप्तानी काफ़ी टाइम से वो कप्तान नहीं था। जब वो कप्तान बना वो रिलैक्स हुआ, उसको अपनी वो चीज़ वापस आई कि यार अब मैं कप्तान हूँ, सब मेरे अंडर में खेलेंगे, मैं बड़ा रिलैक्स होकर लेके चलूँगा। वो चीज़ हालांकि रिजवान के पास भी है, रिजवान कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर फ्लॉज तो है ना, नए बॉल को किस तरह खेलना है, ठीक है, मुश्किलात उसमें है। इसी वजह से हमने जो उस दिन इसके आउट भी दिखाए थे, 4-5 दफ़ा डिफरेंट तरीके से वो आउट हो रहा है। तो एक चीज़ है कि जिस तरह आपने भी 1-2 दफ़ा बोला कि यार डेरिल मिचेल को ऊपर ले जाओ, सैम बिलिंग्स को ऊपर ले जाओ, नीचे आ जाओ, हाँ सर्किल के बाद आके खेलना शुरू करो। स्पिनर पे अच्छा खेलता है, स्वीप शॉट्स अच्छे हैं, थोड़े रन्स करेगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी टीम एक ही टीम खेल के या अनफिट भी होके वो बिल्कुल माहौल नहीं बन रहा। प्रेडिक्शन ले ले पहले इस मैच की क्विकली, फिर ताकि हम आगे बात। हैदराबाद सो वी हैव 4 हैदराबाद। ओके, व्हाट इज दैट? अगला मैच जल्दी से, अगला मैच है इस्लामाबाद वर्सेस कराची किंग्स। तो इस्लामाबाद वर्सेस कराची किंग्स, लेकिन हमने हैदराबाद तो लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि पिंडी मार देगी उनको। वाह, चलें जी। तो नहीं, मैं हैदराबाद के साथ ही हूँ। अच्छा, अब बताएं, बुरे तरीके से हार रहे, क्या पता कल ऐसी क्रिकेट खेल जाएंगे वो हमें वहमो गुमान में। बुरा क्या होगा, ये तनवीर शायद ये सोचे शायद अच्छा ही हो जाए। इस्लामाबाद और कराची, मजे की चीज़ है कि तीसरी नंबर पे इस्लामाबाद है, चौथे पे कराची है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। आई वुड गो फॉर कराची किंग्स हियर, क्योंकि जिस तरह की वार्नर भी हैं, इसी तरह अगर आप देखें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन, इस्लामाबाद चूँकि स्ट्रगल भी कर रहा है, उनके अपने मसले ये है कि कॉलन मुनरो जब नहीं चलते और अगर वो समीर मिन्हास नहीं चलते, तो नीचे उनके प्रॉब्लम बहुत है। तो मुझे उस लिहाज से कराची जो है ना बैलेंस साइड क्यों प्रॉब्लम है, शादाब आ जाएगा वापस कल और जबरदस्त हो जाएगा। समीर भाई इस्लामाबाद या कराची? मैं इस्लामाबाद। जैसन रॉय भी आ गए कराची में। मैं तो यही कह रही थी कि जैसन रॉय का आई एम गो विद कराची। चलो जो भी आ रहा है बस, मतलब यानी वो रिटायर क्रिकेटर ही आ रहा है ना, करंट आए तो मजा भी आता है ना। ओके, तो इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद के साजिद साहब कराची, इस्लामाबाद। सेम नहीं करी, मुझे ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा। भाई एक मिनट, आप डिफरेंट ले आज। इस्लामाबाद के साथ मैं नहीं जा रहा, आई एम गोइंग फॉर कराची किंग्स। ये क्या बात हो रही है? बात नाज़रीन देखिए, वक्त खत्म होता जा रहा है। टिम डेविड, हमारे पास अगर इतना वक्त है कि हम वहां जरा आईपीएल का भी थोड़ा सा डिस्कस करें। टिम डेविड ने कल एक काम किया है और नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है। लाइबा सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मिलता है बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। टिम पर हम कल बात करेंगे। लाइबा नूर मुबारक हो। वेल विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, कल आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना ख्याल एंड अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।